हेलो, मैं चेतन लाल रेकर, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको BA पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत सोसाइटी नामक जो अध्याय है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में मैंने PDF के माध्यम से कल्चर और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में आपको कुछ PDF फाइल्स डाली थी। आज हम सोसाइटी के बारे में चर्चा करेंगे। सोसाइटी वैसे तो समाजशास्त्र विषय की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक अवधारणा है, जो कि हमें ये जानना आवश्यक है कि जो समाज जिसके बारे में समाजशास्त्र के अंतर अध्ययन किया जाता है, उससे पहले हमें समाज क्या है इसको समझना आवश्यक है। जब तक हम समाज को नहीं समझेंगे तब तक हम समाजशास्त्र के अंतर्गत किए जाने वाले अध्ययन के बारे में भी ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो समाज के निश्चित अर्थ को समझना हमारे लिए आवश्यक है। और हम ये भी जानते हैं कि समाज न केवल व्यक्ति बल्कि पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों तक के जीवन में भी एक वास्तविकता है। यह कहना पूर्णतः सत्य है, सही है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज है। व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। जहाँ व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करके समाज के निर्माण और विकास में सहायता प्रदान की है, वहाँ समाज ने भी व्यक्ति का सामाजिकरण करके उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। व्यक्ति को संस्कृति से परिचित कराने में हमेशा समाज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और व्यक्ति को अपने विकास के लिए समाज की सहयोग की आवश्यकता होती है। वहाँ समाज को व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले जो सोशल रिलेशन हो को एक के अभाव में दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर हम समाज का सामान्य अर्थ में या सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ समझें तो इसका प्रयोग व्यक्ति के समूह से लिया जाता है, यानी किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है। जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज आदि। तो ये समाज शब्द का साधारण अर्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग जो है व्यक्ति के ग्रुप के रूप में किया, तो किसी ने एक कमेटी के रूप में, तो किसी ने एक संस्था के रूप में। और इसी वजह से समाज के अर्थ के संबंध में जो है वो निश्चितता का अभाव देखा जा सकता है। विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों ने समाज शब्द को अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया, यानी इसका जो अर्थ बताया। अगर सोशोलॉजिकल दृष्टिकोण से इसका अर्थ देखें तो समाजशास्त्र में समाज शब्द का जो प्रयोग है व्यक्तियों के समूह के लिए नहीं किया गया। यहाँ व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर जो निर्मित व्यवस्था है को समाज माना गया है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एंड पेज ने भी लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अर्थात स्पष्ट है कि समाज में व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं मान करके बल्कि उनके बीच जो पनपने वाले सामाजिक संबंध के जो ताने बाने हैं या जो व्यवस्था है उसको माना गया है। तो समाज को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का जो अर्थ और इन संबंधों से निर्मित होने वाली जो व्यवस्था है को भली भांति समझ लिया जाए। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में अर्थात जाल के रूप में समझने के लिए जो वो कौन कौन सी बातें हैं
उस जाल को निर्मित करने के लिए कौन कौन से आधार हैं, उन आधारों को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले इसका जो आधार है, वो व्यवस्था जो पनपी है, उसका सामाजिक संबंधों के अर्थ के रूप में अगर समझें तो सामाजिक संबंधों का अर्थ भी स्पष्ट करते हुए मैक्स वेबर ने लिखा है कि सामाजिक संबंध शब्द का जो प्रयोग है अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होता हो। तो इस परिभाषा से यह तो स्पष्ट ही है कि सामाजिक संबंधों का जो निर्माण करने के लिए अनेक कर्ताओं अर्थात व्यक्ति हों और ये कर्ता परस्पर अर्थपूर्ण व्यवहार करें तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित हो और एक दूसरे को प्रभावित भी करें। इस प्रकार जब एक व्यक्ति क्रिया करता है तो वह दूसरे व्यक्ति से प्रतिक्रिया अर्थात प्रति उत्तर की अपेक्षा भी रखता है और इससे क्या होती है, क्रिया अर्थपूर्ण हो जाती है और ये जो अर्थपूर्ण क्रिया ही सामाजिक संबंधों के निर्माण में योग देती है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें तो ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और परस्पर अंतर्क्रिया भी करते हैं और एक दूसरे को अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं एवं एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। तो सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के जाल के रूप में बताई पहली बात। दूसरी बात, सामाजिक संबंधों के निर्माण की जो आवश्यक दशाएं हैं वो क्या है, वे कौन से आवश्यक तत्व हैं जो सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक है। उसमें पहली जो स्थिति है, जो तत्व है आवश्यक, वो है जिससे सोशल रिलेशन बनते हैं, वह है जीवित व्यक्ति। क्योंकि सामाजिक संबंध केवल जीवित व्यक्तियों के साथ ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि उसमें ही जागरूकता एवं चेतना होती है और वही अर्थपूर्ण संबंध कायम कर सकते हैं। दूसरा, संपर्क एवं संचार। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके बीच में संपर्क और संचार भी होना आवश्यक है। तीसरी बात, पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक संबंध उसी समय बन सकते हैं जब व्यक्ति के बीच मानसिक अनुभूति या पारस्परिक जागरूकता हो। जब वे एक दूसरे के व्यवहार को अर्थ लगाते हैं तो जागरूकता एक विशिष्ट प्रकार की मानसिक स्थिति होती है जिसके अभाव में सामाजिक संबंध कायम नहीं रह सकता। जागरूकता के बाद बात आती है सामाजिक अंतर्क्रिया की। ये भी आवश्यक तत्व है सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए, कि सामाजिक संबंध के निर्माण के लिए व्यक्ति या अंतर्क्रिया का होना तो आवश्यक है ही। जब व्यक्ति या समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे प्रभावित भी होते हैं, तो इसी दशा को तो अंतर्क्रिया कहा गया है। और सामाजिक अंतर्क्रिया जब बार बार होती है तो वे स्थिर और प्रतिमानित सामाजिक संबंधों को जन्म देती है। तो इस प्रकार से चार आवश्यक तत्व या दशाएं होती है जो सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तीसरी बात जो है वो है सामाजिक संबंधों की विशेषताएं। तो सामाजिक संबंधों की विशेषताएं कौन कौन सी, ये भी जानना जरूरी है। हम कैसे तय करेंगे ये सामाजिक संबंध हैं, तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे इनकी पहचान होती है। पहली विशेषता अमूर्त, अर्थात सामाजिक संबंध जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं, अर्थात उनका कोई भौतिक आकार नहीं होता जिस तरह से टेबल, कुर्सी, घड़ी, पेन इत्यादि का होता है, क्योंकि ये संबंध मानसिक तथ्य होते हैं, इनको महसूस किया जा सकता है, वस्तुओं की भांति इसका नाप तोल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अमूर्त होते हैं। दूसरी विशेषता सोशल रिलेशन की वह है जटिल प्रकृति। अब संबंधों की प्रकृति बड़ी जटिल होती है, यही कारण है कि कई बार इसके बारे में भविष्यवाणी करना बड़ा कठिन होता है। सामाजिक संबंधों की संख्या भी असंख्य होती है और इन असंख्य तथ्यों संबंधों के ताने बाने से समाज का भी निर्माण होता है। तो जटिल प्रकृति होती है। तीसरी अर्थपूर्ण,
सामाजिक संबंधों का जो निर्माण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और यह व्यक्ति और समाज के लिए, दोनों के लिए अर्थपूर्ण है। अगली बात चौथी है अनिश्चित स्वरूप, अर्थात सामाजिक संबंधों को निश्चित स्वरूप नहीं होता है। विभिन्न व्यक्तियों के जो उद्देश्य है, कार्य है, पद है, यानी भूमिकाओं के अनुसार सामाजिक संबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो इनका स्वरूप अलग अलग बताया है। नंबर 5, स्थायी एवं अस्थायी इसकी प्रकृति होती है। संबंध स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी। अस्थायी जैसे परिवार के सदस्यों के बीच होते हैं, वो संबंध स्थायी होते हैं, और अस्थायी भी हो सकते हैं जैसे डॉक्टर मरीज का संबंध है। तो ये जो संबंध है मरीज जो दुकानदार और ग्राहक के बीच होता है, ये सब अस्थायी संबंध गणित होते हैं। इस प्रकार से स्थायी और अस्थायी प्रकृति वाले जो संबंध जो है समाज में देखे जा सकते हैं। अंतिम छठी जो विशेषता है सामाजिक संबंध की, वह है सहयोगी एवं असहयोगी प्रकृति। यानी सामाजिक संबंध दो व्यक्तियों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों के बीच में जो सहयोग का जो आधार है वो निर्मित तो होता है, और कभी विरोध एवं संघर्ष के आधार भी होता है, यानी कभी सहयोग के आधार पर, कभी असहयोग के आधार पर। तो संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के इसमें बताएं। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था और जटिल व्यवस्था के बारे में ये सारी बातें बताई गई। फिर भी समाजशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया, समाज को, और इसकी वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसको परिभाषित किया। तो गिंडिक्स नामक समाजशास्त्री ने इसको परिभाषित करते हुए कहा था कि समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले लोग एक साथ संगठित होते हैं। तो अर्थात इस परिभाषा के अंतर्गत संबंध के अनौपचारिक संबंधों को महत्व नहीं दिया गया। दूसरी परिभाषा मॉरिस गिन्सबर्ग की है। उन्होंने कहा कि एक समाज व्यक्तियों का वह समूह या संग्रह है जो कुछ संबंधों या व्यवहार के कुछ ढंगों द्वारा संगठित हैं, जो उन्हें अन्य दूसरों से अलग करते हैं, जो इन संबंधों में सम्मिलित नहीं हैं या जो व्यवहार में उनसे अलग हैं। अर्थात इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि संबंधों की भिन्नता के कारण एक समाज और दूसरे समाज में अंतर पाया जाता है। ड्यूटर ने भी कहा था कि समाज एक अमूर्त धारणा जो समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। इसी प्रकार राइट ने भी परिभाषित किया परिभाषा को, समाज को, और लिखा कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, ये समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। ये राइट ने कहा। और मेका और पेज ने तो कहा ही था कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूह परिभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं, और ये सामाजिक संबंधों का जाल है, और ये सदैव परिवर्तित होता रहता है। ये सारी बातें इसकी परिभाषा में आई। तो अगर हम परिभाषाओं की अगर व्याख्या करें, जैसा कि मेका और पेज ने अपनी जो उपयुक्त जो परिभाषा जो दी है उसकी अगर हम व्याख्या करें, तो उसमें महत्वपूर्ण कुछ उन्होंने आधार हैं, उन आधार पर इनकी परिभाषा की व्याख्या को परिभाषित किया जाता है। उसमें पहली है रीतियाँ। कि रीतियाँ प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार हैं, और ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती है। यानी समाज में जो व्यवस्था बनी रहे उसके लिए समाज द्वारा बनाई गई कुछ महत्वपूर्ण रीतियाँ हैं जो समाज की संबंधों की व्यवस्था को बनाए रखती है। तो रीतियाँ इसके लिए आवश्यक बताइए, पहली बात। दूसरी बात कार्य प्रणाली, ये समाज के लिए आवश्यक तत्व वाली बातें हैं। कार्य प्रणाली को भी समाज का प्रमुख आधार माना है। उन्होंने कहा कि सामूहिक रूप से कार्य करने की जो प्रणालियाँ हैं कोई संस्था के नाम से पुकारा जाता है।
और इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं उद्देश्यों की पूर्ति भी करते हैं। तीसरी बात है अधिकार। अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी हम पहचानते हैं। यह भी समाज का एक प्रमुख आधार है। समाज में जो अनेक संगठन, समितियां, समूह होते हैं, जिनके कार्य संचालन और व्यक्तियों के जो व्यवहार हैं पर जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, उसके लिए किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार या सत्ता का होना आवश्यक है। इसके बिना व्यवस्था नहीं बन सकती और शांति बनाना भी संभव नहीं है। जो परिवार में जो परिवार के मुखिया के पास जो शक्तियाँ होती है, अधिकार होती है, जिसके आधार पर वह परिवार की व्यवस्था को बनाए रखता है और परिवार व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से कार्य करता है। तो अधिकार का भी समाज में कंट्रीब्यूट है, योगदान है। पारस्परिक सहयोग, यह भी एक आवश्यक तत्व समाज के लिए महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो होते हैं अपने उद्देश्य या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे एक दूसरे का सहयोग नहीं करें, तब तक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो समाज के लिए सहयोगी रूप से जो संबंधों का होना आवश्यक है, तो पारस्परिक सहयोग एक होना जरूरी है। पांचवा, समूह एवं विभाग। समाज अनेक समूह या विभागों में या उप समूहों से मिलकर बना होता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में कई सारे समूह, समितियां, संगठन देखे जा सकते हैं, और जिनकी सहायता से व्यक्ति विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं होती है उसको पूरा करता है। जैसे परिवार है या क्रीड़ा समूह है, पड़ोसियों का समूह, जाति, गांव, कस्बा, नगर, समुदाय, ये सब अनेक समूह हैं, विभाग हैं, जिससे समाज का निर्माण होता है, और ये सब के सब व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। तो अनेक समूह और विभाग भी समाज के लिए आवश्यक तत्व के रूप में पता है। नंबर 6, मानव व्यवहार के नियंत्रण। समाज को ठीक से संचालित करने के लिए यह तो आवश्यक है कि जो मानव के जो व्यवहार है पर नियंत्रण रखा जाए, यानी कि मानव के व्यवहार के नियंत्रण के लिए समाज में सामाजिक जो नियंत्रण है कि जो औपचारिक और अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना आवश्यक है। क्योंकि सोशल कंट्रोल के लिए जो औपचारिक साधन है, जिसमें कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन आदि आते हैं, और जो अनौपचारिक जो है, जिसमें समाज के बनाई गई रीतियाँ, प्रथाएँ, संस्थाएं, रूढ़ियाँ, नैतिकता, ये सारी बातें आती हैं, ये समाज में व्यवस्था को कायम करती है। ये भी आवश्यक है। और अंतिम और आवश्यकता जो तत्व है वह है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता भी समाज के लिए प्रमुख आधार के रूप में बताया गया है, क्योंकि समाज के अनेक जो आवश्यक तत्व हैं उसमें स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ है मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से तो नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य है सभी व्यक्तियों के जो अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से। क्योंकि स्वतंत्र वातावरण में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करके समाज की प्रगति में योग दे सकता है। और इन सभी आधारों को जो हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस चित्र के द्वारा मैकाइवर ने अच्छे से प्रमुख बताया कि ये किस तरह से व्यक्ति जो है समाज के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, हम चित्र के माध्यम से जैसे समझा जाए कि बीच में एक समाज का चित्र के रूप में एक व्यक्तियों का समूह बताया है जिसे हम समाज कह सकते हैं। लेकिन इस सब का जो निर्माण है समाज का, उन सब आवश्यक तत्वों जो कि इसके परिसर के चारों तरफ जो हमने बताई है, इसमें रीतियाँ, कार्य प्रणालियाँ, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, समूह, विभाग, स्वतंत्रता, ये सब नियंत्रण की चीज़ें, ये सब इसमें आ गई। तो अर्थात समाज के लिए इन सब का होना आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद।